नमस्कार। एचएनएन का खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और सबसे ज्यादा युवा सौरभ बहुगुणा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 बहुत में। बहुत धन्यवाद विशाल भाई। सर, सबसे पहले मेरी शुरुआत यहीं से होगी सवालों की कि कैसा रहा आपका राजनीतिक करियर, किस तरह से आपका सफर रहा कैबिनेट मंत्री तक का। नहीं देखिए, मैं 2000 पहले तो मैं राजनीति में उतना इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं एक खिलाड़ी था। खेल खेलता था, देश को रिप्रेजेंट करता था, खुश था। पिताजी को कभी कभी चुनाव ज़रूर लड़ाने आते थे 1 महीने के लिए, जब वो एमपी का चुनाव लड़ते थे या वो बाई इलेक्शन लड़े मुख्यमंत्री का। लेकिन जब 2012 से 17 के बीच में पिताजी ने सितारगंज से चुनाव लड़ा, हम उनको चुनाव लड़ाने गए और पिताजी मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ पे इतना समय नहीं दे पाते थे। तो वहाँ की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी कि जो डेवलपमेंट वर्क है सितारगंज के, वो आपको देखना है। तो जब मैं वहाँ पे गया, लोगों के बीच में काम करना शुरू किया, लोगों के साथ बैठना शुरू किया, डेवलपमेंट प्रोसेस को सितारगंज में धरातल पे उतारना शुरू किया, तो एक इंटरेस्ट सा जागा कि बहुत कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है, बहुत कुछ ऐसा है जो लैग कर रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है। वहाँ से राजनीति में इंटरेस्ट आया। कुछ करने की एक जज्बा भी था कि सितारगंज पिताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसको आगे विकसित करना है, डेवलपमेंट के प्रोसेस पे ले जाना है। और 5 साल मैंने वहाँ पे जनता की सेवा करी, धरातल पे डेवलपमेंट वर्क को उतारा। डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज बनवाया। पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, आईटीआई कॉलेज नहीं था। रोड्स की स्थिति बहुत ख़राब थी, अस्पताल नहीं था, बस अड्डा नहीं था। सब कुछ 5 साल में होने के बाद लोगों के साथ रिश्ते बनाए, उनके सुख दुख में रहे। और जब 16 में जब पिताजी ने मुझे बोला कि भाई मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुम लड़ना चाह रहे हो तो देख लो, तो मुझे लगा कि मेरी जो 5 साल का हार्डवर्क है जनता से रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं ये सही समय है पॉलिटिक्स में आके कुछ अच्छा करने का। और मैंने फिर वो मन बनाया कि मैं ओएनजीसी में नौकरी करता था उस वक्त, सीनियर जनरल मैनेजर था ओएनजीसी में। जी। 16 में वहाँ से इस्तीफ़ा दे के फिर मैंने पहला इलेक्शन लड़ा अपना, और कुमाऊँ की नंबर 1 सीट बन के मैं जीत के आया। 28,500 वोटों से चुनाव जीता। उत्तराखंड की 3rd हाईएस्ट विक्ट्री थी मेरी। तो अच्छा लगा कि जो काम 5 साल में धरातल पे किया, लोगों से रिश्ते बनाए, उसको कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया उसका। सर, क्योंकि सत्ता आपने बेहद करीब से भी देखी और जिस तरह से आपके घर का पूरा माहौल रहा, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, दादाजी मुख्यमंत्री रहे, बुआ जी सांसद रही, तो किस तरह का माहौल था और उससे कितना सीखने को मिला आपको? नहीं देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। दादाजी के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, मैं बहुत छोटा था जब उनका निधन हुआ। जी। 5th 6th स्टैंडर्ड में था, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाया। लेकिन जितना भी उनको देखा, यही देखने को मिला कि चाहे वो किसी भी पोस्ट पे रहे चाहे ना रहे, जन सेवा का जो जज्बा था उनके अंदर, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ। पोस्ट ने ये डिफ़ाइन नहीं किया कि वो कितनी सेवा करेंगे, कितना जनता से जुड़ेंगे। उनके अंदर हमेशा मैंने एक लगन देखी थी लोगों के काम करने की, लोगों के बीच रहने की, लोगों का विश्वास जीतने के लिए। तो और पिताजी के साथ तो मैंने नज़दीकी से काम किया है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो मैं सितारगंज विधानसभा देख रहा था। तो उनके साथ तो बहुत ही नज़दीकी से, एमपी जब थे तो भी मैंने उनका पब्लिक से कैसा मिलना है, पब्लिक के साथ कैसे उनकी कार्यशैली है, पब्लिक के साथ उनका कैसा बात करने का व्यवहार है, वो सारी चीज़ें देखी है, उनके से सीखने को मिला। बुआ मेरी मंत्री रहीं यूपी कैबिनेट में, और उसके बाद एमपी रहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहीं, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थी। दादी मेरी एमपी रहीं। तो लगातार परिवार में हमने ये पावर देखी है, लेकिन पावर होने के बावजूद मैंने किसी भी जी। व्यक्ति को जनता से दूर होते हुए नहीं देखा। ना अहंकार देखा, ना जनता से दूर होते हुए देखा। तो उसी को मैं भी कोशिश करता हूँ कि पावर आज है, कल नहीं होगी, परसों हो सकता है फिर हो, लेकिन रिश्ते जो एक बार आप बना लेते हैं जनता के साथ, वो जीवन भर चलते हैं, वो पावर से फिर डिफाइन नहीं होते। जी, सर, राज्य के मंत्री के रूप में आपने शपथ ली। कौन-कौन सी ऐसी प्राथमिकताएँ थी जिन पर आपने फ़ोकस किया और काम भी किया? देखिए, मेरी को जो मिनिस्ट्रीज़ मिली थी, उसमें मेरा अपना मानना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो 3 मिनिस्ट्रीज़ थी, वो हमारे स्किल डेवलपमेंट थी, हमारे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़ और डेयरी पे। जी। क्योंकि उत्तराखंड की जो 13 ज़िलों में से 10 ज़िले हैं, वो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं। और हमारा बहुत अच्छा पर्वतीय ज़िलों में पशुपालन का काम होता है, मत्स्य पालन का काम होता है, हमारे डेयरी का काम होता है। स्किल डेवलपमेंट में हमने कोशिश ये करी कि जो हमारे बच्चे हैं, जब मैंने जॉइन किया था, मैं हर मंच पे ये बात कहता हूँ कि जब हमने जॉइन किया और मैंने एक समीक्षा बैठक रखी, तो मैंने भाई कितने बच्चों को स्किल दी गई, उन्होंने कहा 10,000 बच्चों को स्किल दी गई। लेकिन जब हमने नौकरी के बारे में पता लगाया कि कितनों को जॉब मिले, तो जॉब के नंबर्स नहीं थे। तो सबसे बड़ा फोकस मेरा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में यही था
कि जो बच्चा स्किल पा रहा है या स्किल की ट्रेनिंग ले रहा है, उसको मिनिमम 50% जॉब इंश्योरेंस होना चाहिए। जी। वो डिग्री लेके सड़कों पे ना भटके। उसी के लिए हमने बहुत सारे नए हमने डोमेन एक्सपर्ट्स के माध्यम से कैबिनेट में कुछ पॉलिसी बदलाव करके हमने काफ़ी इन 2 सालों में बदलाव किया, और उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि अब जो हमारे बच्चे स्किल ट्रेनिंग में जा रहे हैं, उनको सिर्फ डिग्री नहीं मिल रही, उनको जॉब अश्योरेंसेस भी मिल रही हैं। आईटीआई विभाग जो है उसमें जो हमारा है, उसमें मैंने कोशिश यही करी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से उनको ट्रेन किया जाए, अच्छी कंपनीज़ के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने 2 अपने आईटीआईज़ हैं जिनकी अभी रिसेंट हमको जिसका हमको देखने को मिला है फ़ायदा। जी। आईटीआई रोशनाबाद हरिद्वार, आईटीआई काशीपुर हमारी, जिसमें एक स्नाइडर इलेक्ट्रिकल ट्रेड चला रहा है काशीपुर में, और रोशनाबाद का जो आईटीआई है वो हमारा चल रहा है फिलिप्स के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में। जी। जो हमारे आईटीआई के बच्चे 2022 से पहले आईटीआई करके निकलते थे हमारे स्कूल कॉलेजेस से, उनको सिडकुल में या कहीं भी प्राइवेट जगह पे 10 से 11 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे रखा जाता था एवरेज। लेकिन जब हमने स्नाइडर और फिलिप्स को अपने आईटीआई चलाने के लिए दिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया, अच्छे मशीनों पे ट्रेन किया, आज के समय के हिसाब से ट्रेनिंग दी गई, तो उसी पूरे बैच को, जो काशीपुर का बैच निकला इलेक्ट्रिकल ट्रेड का 25 बच्चों का, उसको 24,000 रुपये की तनख्वाह पे फिलिप्स ने हायर किया जी। पूरा बैच। और जो आईटीआई रोशनाबाद से हमारा 25 बच्चों का बैच मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में निकला, उसको 25,000 की एवरेज सैलरी पे फिलिप्स ने हायर किया। तो कहीं ना कहीं तनख्वाह भी 2 गुना बढ़ी, उनको आज की टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जी। अच्छी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उसी के साथ साथ हमने 13 अपनी नई आईटीआई जो हैं, जो हमारे को हमने टाटा के साथ एमओयू किया है, टाटा को हम दे रहे हैं ताकि वो भी आके अपने हमारे बच्चों को ट्रेन कर सके और हायरिंग कर सके। उत्तराखंड का पहला स्किल हब सेंटर हम बनाने जा रहे हैं जी। हमारे सहसपुर विकास नगर में, जिसमें हम हॉस्टल्स बनाएंगे। हमने 9 एक्सपर्ट ट्रेड्स वहाँ पे रखे हैं, जिसको हम प्राइवेट जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ बात करेंगे, बड़ी कंपनीज होंगी, वो आएंगे, वो यहाँ पे अपना सेटअप चलाएंगे, अपनी मशीनरी लाएंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे, अपने इंस्ट्रक्टर्स लाएंगे। फ्री में हम उत्तराखंड के सारे बच्चों को उन हॉस्टल्स में रख के इन 9 ट्रेडों में उनको ट्रेन करेंगे जो आज की ज़रूरत है, जी। और वहीं से उनकी हायरिंग करी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट से हमने स्वीकृति करवाई, 25 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत हुए, और लगभग 60% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है अगले 6 से 7 महीने में हम उस स्किल हब सेंटर को शुरू कर देंगे। एनिमल हस्बेंड्री विभाग जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जी। चाहे वो तराई हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, हर जगह पे लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। उसमें भी हमने बहुत सारे चेंजेस किए। एनिमल हस्बेंड्री विभाग में हमने जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ऐसा समय था कि उत्तराखंड में त्राही त्राही हो रखी थी जी। कि यहाँ पे भूसा जो है वो 16 रुपये किलो पहुँच चुका था। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बहुत समस्या आ रही थी। तो हमने पहली बार उत्तराखंड में कैबिनेट में स्वीकृति करा के पहली बार उत्तराखंड में 50% की सब्सिडी भूसे पे ला के दी। हमने जो हमारे जानवर हैं उसके लिए हमने 1962 की एक एम्बुलेंस शुरू करी, जो घर घर जाके लोगों को उपचार कर रही है, मेडिकल एड दे रही है, क्योंकि बहुत बड़े जानवरों को अस्पताल शिफ्ट करना मुश्किल होता है। जी। 60 एम्बुलेंस चल रही हैं। और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने जब उनके पास गया, मैंने कहा कि 95 ब्लॉक्स हैं हमारे, और इतना पर्वतीय क्षेत्र में हमारे ब्लॉक्स बहुत बड़े होते हैं, तो हमको हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था चाहिए है। तो 35 एम्बुलेंस हमको और स्वीकृति मिल गई है, जिसको हम बहुत जल्दी उसका टेंडर फ्लोट करेंगे, ताकि हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस हो और लोगों के उपचार को आसानी हो सके जानवरों के उपचार के लिए। उसी के साथ हमारा फिशरीज़ जी। जिसका बहुत बड़ा रोल पहाड़ों में है, क्योंकि हमारे पास कोल्ड रनिंग नेचुरल वाटर्स हैं, जी। और ट्राउट की बहुत अच्छी फार्मिंग हो सकती है हमारे यहाँ। तो हमने उसको बढ़ावा देने के लिए 3 सबसे बड़े कदम जो इस सरकार में उठाए हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। सबसे पहला कि जो हमारे फिशरीज़ में जुड़े हुए लोग थे, उनको कमर्शियल यूनिट दर पे बिजली का बिल आता था। जी। तो बहुत बड़ी डिमांड थी जब मैंने ज्वाइन किया था कि इसको एग्रीकल्चर यूनिट दर किया जाए। लगभग 5.5 या 5 रुपये 60 पैसे पे प्रति यूनिट उनको पहले कमर्शियल यूनिट दर लगता था। तो ये मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने रखी इस बात को, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इसको एग्रीकल्चर करेंगे, एग्रीकल्चर कनेक्शन माना जाएगा। और आज हमने उसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे प्रति यूनिट लगभग उनके 3.25 रुपये बच रहे हैं आज के दिन। जी। दूसरा, उत्तराखंड की कभी भी कोई मत्स्य पॉलिसी खुद की नहीं थी, जी। हम टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थे। तो ये भी मैंने एक बीड़ा उठाया था कि उत्तराखंड की खुद की एक मत्स्य पॉलिसी होनी चाहिए। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी, जिसमें हमको 14 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने करके दिया बजट में।
और उसमें हमने चेंजेस क्या किए, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसमें उसमें महिलाओं के लिए कोई अलग से बेनिफिट नहीं है। जो हमारे रेसवेज बनते हैं, ट्राउट के पहाड़ पहाड़ जो है हमारा आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल बारिश होती है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो उससे हमारे जो ट्राउट के रेसवेज थे वो टूट जाते थे, जी, लेकिन उसके इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं था। तो इस मत्स्य संपदा योजना में हमने दो सबसे बड़ी चीज़ें क्या करी हैं कि एक तो हमने जो हमारी मातृशक्ति है जी, उसको रोजगार से जोड़ने के लिए, सशक्त करने के लिए हमने उनको 50% सब्सिडी इसमें ऑप्शन रखा है कि जो अगर महिला मत्स्य पालन का काम करेगी तो हम उसको 50% सब्सिडी देंगे। दूसरा, जो ट्राउट के रेसवेज डैमेज होते थे और गरीब व्यक्ति उसको रिपेयर नहीं कर पाता था, उसको हमने 90-10 की स्कीम पे इंश्योरेंस की प्रावधान किया है कि 90% स्टेट गवर्नमेंट देगी, जी, 10% सिर्फ वो भुगता देगा। इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री विभाग में भी हमने पशुधन, मुख्यमंत्री पशुधन योजना लॉन्च करी, जो उत्तराखंड में कभी भी पहले हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं थी। जी, हम गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से थे। तो ये दो बड़ी पॉलिसीज़ हमने लॉन्च करी। मिल्क फेडरेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे स्टेप्स हमने उठाए। आंचल को हमने जब मैंने ज्वाइन करी थी, आंचल को क्वालिटी को लेके, आंचल के मार्केटिंग को लेके, आंचल के डिलीवरीज को लेके बहुत बड़ी समस्या थी। पिछले 2 साल में हमने लगातार फोकस किया है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और उसका नतीजा ये निकला कि जो प्रिक्योरमेंट हम उत्तराखंड में इस साल हमने हाईएस्ट प्रिक्योरमेंट टच किया है, 2,60,000 लीटर का प्रतिदिन का, जो जी, कभी भी उत्तराखंड में नहीं हुआ। हमने 2 साल में जो एवरेज रेट बढ़ता था 2000 से 2022 के बीच में, दूध के प्राइस का, प्रिक्योरमेंट प्राइस का फार्मर से, वो 1 से सवा रुपये बढ़ता था। उस प्राइस को 8 से 11 रुपए 2 साल में बढ़ाने का काम किया है, जिससे कि हमारा प्रिक्योरमेंट बढ़ा। क्वालिटी पे हमने बहुत काम किया, जिससे कि आज हमारा आंचल जो है पब्लिक तक पहुंच भी रहा है। मैंने आंचल को डाइवर्सिफाई करने का एक फोकस रखा, तो जी, आज आंचल आइसक्रीम में भी है, आज आंचल फ्लेवर्ड मिल्क में भी है, कुल्फ़ी में भी है, छाछ में भी है। हमने आंचल को टेट्रा पैक में लॉन्च किया, तो टेट्रा पैक में भी आ गया है। तो कोशिश यही है कि आंचल डाइवर्सिफाई हो। हमें बड़े, अगर दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपटीशन में मार्केट में रहना है, तो सिर्फ दूध में हम फोकस नहीं कर सकते हैं। आंचल को डाइवर्सिफाई किया गया। उसका नतीजा ये हुआ विशाल जी कि हमने जी, 2022 में आंचल का टर्नओवर लगभग लगभग पौने 5 करोड़ रुपए का था, लेकिन आज हमारा आंचल का टर्नओवर लगभग लगभग 50 करोड़ क्रॉस कर रहा है 2 साल में। जी, तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लोगों ने आंचल को लेना भी शुरू किया। क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से मार्केट में हमारी रेपुटेशन सुधारी गई। डाइवर्सिफाई करने से हमने लोगों तक हमारा पहुंचना आसान हुआ। और उसके बाद एक नई हमने पॉलिसी बनाई कि हम आंचल के कैफ़ेज़ खोलेंगे जगह जगह, जी, ताकि हम पब्लिक स्पेसेस पे लोगों को प्रभावित कर सकें, लोग हमारे आंचल के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकें। और पहली बार हमने उत्तराखंड में आंचल के 16 कैफ़ेज़ खोले, जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके साथ हमने फर्स्ट टाइम जो चारधाम रूट है हमारा, उस पे आंचल के कैफ़ेज़ खोले। उस पे हमने आंचल के आउटलेट्स बनाए, और उसका भी बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिला। जो गढ़वाल हमारा डेफ़िसिट में जाता था, आंचल लॉस में जाता था, आज हम गढ़वाल में भी पॉज़िटिव उसमें चले गए हैं नंबर्स में। तो कोशिश यही है कि लोगों को आंचल के माध्यम से, हमारे पशुपालन के माध्यम से और हमारे फिशरीज़ के माध्यम से रोज़गार से भी जोड़ा जा सके। और जो सबसे बड़ा दर्द हमारे उत्तराखंड झेल रहा है वो पलायन का दर्द है, कहीं न कहीं उस पे भी टारगेट किया जा सके। जी, एक मैं पॉइंट भूल गया था कि गौ सेवा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, हम गाय को अपनी माता मानते हैं, गौ माता मानते हैं। और निराश्रित पशुओं के लिए जी, पहली बार उत्तराखंड में, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, समस्त कैबिनेट के कोलीग्स का धन्यवाद करूँगा कि पहली बार उत्तराखंड में 3 विभागों ने एक साथ बैठक करके, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, शहरी विकास हो या एनिमल हस्बेंड्री विभाग हो, हमने एक पॉलिसी बनाई। जब ये विभाग 2022 में मैंने ज्वाइन किया था, तो हम गाय के भरण पोषण के लिए गौशालाओं के ₹5.75 प्रतिदिन देते थे प्रति जानवर। जी, उत्तराखंड स्टेट ने पहले साल में वो ₹5.75 को बढ़ा के ₹30 किया, जी, और ₹30 के बाद उत्तराखंड अकेला स्टेट है पूरे भारत में जो निराश्रित गौवंशों के लिए और हमारे जो गौशालाओं में है, उसके लिए हम ₹80 प्रतिदिन प्रति जानवर देते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमने उठाए हैं, और इसका फ़ायदा डिपार्टमेंट्स को भी देखने को मिला है, चाहे रेवेन्यू के मॉडल से, और हमारे रोज़गार उत्पन्न हमने किए। 7,500 लोगों को हमने इस साल, जी, पिछले साल हमने गोट वैली, कुक्कुट वैली और बॉयलर फार्म से हमने जोड़ा है, रोज़गार से जोड़ा है। युवाओं को रोज़गार में मैंने आपको बताया। तो यही कोशिश है कि जो विभाग मिले हैं उसको अच्छे से चला सकें, रोज़गार उत्पन्न कर सकें, और जी, उत्तराखंड में पलायन को रोका जा सके। जी, बिल्कुल सर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का रुख कर लेते हैं और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जब आप गन्ना मंत्री आप बने तो आपने किसानों की समस्याओं को समझा
उनके मूल्यों को भी आपने बढ़ाया। किस रूप में आप उस फैसले को देखते हैं और कैसा रहा वो दौर? देखिए गन्ना गन्ना विभाग मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जी, जो गन्ना प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ पे चीनी मिल भी है, सितारगंज में शुगर मिल है, किच्छा शुगर मिल है, और मेरे क्षेत्र में भी जो 30 से 40% लोग किसानी करते हैं वो गन्ने से जुड़े हुए हैं। तो मुझे नॉलेज काफ़ी थी इस विभाग के बारे में। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा सबसे पहला टारगेट जो था वो चीनी मिलों को दुरुस्त करना था। जी, देखिए कहीं न कहीं जब हमारी चीनी मिलें ब्रेकडाउन में चली जाएँगी, जब हमारी चीनी मिलें मॉडर्नाइज़ नहीं होंगी, जब हमारी चीनी मिलों को समय पे नहीं चल पाएँगी, तो उससे गन्ना किसानों को बहुत आहत पहुँचती थी, उनका नुकसान होता था, फिर उनको अगली फसल लगाने में डिले होता था जिससे उनका नुकसान होता था। तो मेरा मेन फ़ोकस गन्ना विभाग में पहले चीनी मिलों को दुरुस्त करना था। जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा पुष्कर सिंह धामी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि 2022 में फाइनेंस विभाग की संस्तुति में पहली बार चीनी मिल के मॉडर्नाइज़ेशन का एक अलग से हेड खोला गया, और उसमें हमको 25 करोड़ रुपए पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, जी, जिससे हमने अपने किच्छा की और नादेही की और बाजपुर की चीनी मिलों को दुरुस्त करा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे ब्रेकडाउन्स 2021 में हुए थे, वो कम हुए। हमारी रिकवरी गन्ने की बढ़ी, जो हमारी रिकवरी होती है गन्ने से उसकी बढ़ी। हमारे किसानों को सुविधा मिली क्योंकि चीनी मिलें हमने अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है, नवंबर से हमारे यहाँ चीनी मिल शुरू होती हैं, तो हमने 6 महीना प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी, तो हमारी चीनी मिलों में कोई समस्या नहीं आई बहुत ज़्यादा। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने 3 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री रहते हुए किया है। किस रूप में आप उनके कार्यकाल को देखते हैं? क्योंकि कई बड़े कानून उन्होंने बनाए सरकार में रहते हुए, किस रूप में देख रहे हैं आप तो उनके सहयोगी हैं? नहीं देखिए, मैंने पुष्कर धामी जी के साथ बहुत नज़दीकी से एमएलए के जब वो थे खटीमा के, मैं सितारगंज का था, हमारी लगी हुई सीटें हैं। मैंने उनके साथ पहले भी लगातार हम लोगों ने काम किया है, और जज़्बा है उनके अंदर, युवा हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सोच है। और इन 3 साल के कार्यकाल को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि जो-जो फैसले उत्तराखंड ने लिए हैं, ये बहुत हिम्मत वाले फैसले हैं जो कभी कोई सरकार नहीं ले पाई। जी, अब आप जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि नकल विरोधी कानून। जी, हमेशा हमेशा हम लोग सुनते थे कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलवाड़ हो रहा है, युवा परेशान है, युवा सड़कों पे है, युवाओं की नौकरी के साथ खेलवाड़ हो रहा है। लेकिन इतना कड़ा कानून बनाने की हिम्मत अगर किसी ने दिखाई, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिखाई, और जब से ये कानून बना, उसके बाद से इतनी सारी परीक्षाएँ हो गई, आज तक कोई नकल का कोई बात सामने नहीं आई। दूसरा, आज जो कानून उत्तराखंड बना रहा है, नकल जी, विरोधी हो, चाहे वो दंगा कानून हो, चाहे वो हमारा यूसीसी हो, पूरे देश में चर्चा है कि इन कानूनों को स्टडी किया जाए और इनको अपने यहाँ कैसे अडॉप्ट किया जा सके, कैसे इनको अपने प्रदेशों में इसको बनाया जा सके, उसके लिए एक स्टडी की जा रही है। तो उत्तराखंड आज किसी में माने किसी स्टेट को फॉलो नहीं करता, उत्तराखंड अपना रास्ता खुद बना रहा है, उत्तराखंड अपने नियम खुद बना रहा है, जी, और दूसरे स्टेट्स उत्तराखंड को आज फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चाहे वो मातृशक्ति को सशक्त करने की बात हो, 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरी में अगर देने की किसी ने बात करी, तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में वो विधेयक पास किया गया। 10% आरक्षण अगर जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, वो प्रदेश आंदोलनकारियों की वजह से है, वो प्रदेश हमारे शहीदों की वजह से है। उनको अगर 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने की बात कही गई और विधेयक पास कराया गया सदन से, तो वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुआ। उसी के साथ-साथ जितनी सरकारी नौकरी इस 2 साल में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में निकली हैं, उतनी कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल की किसी सरकार में नहीं हुई। तो ये एक उपलब्धि है हमारी कि हम युवाओं को रोज़गार से जोड़ने में विश्वास रखते हैं, युवाओं को पलायन ना होए हमारे प्रदेश से उसको रोकने के लिए हम विश्वास रखते हैं। जो हमारे विज़न डॉक्यूमेंट थे, जो हम 2022 में चुनाव लड़ने गए, जो हमारा घोषणा पत्र था, उसको भी 2 साल के अंदर उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको हमने धरातल पे उतारा है। चाहे वो यूसीसी कानून हो, सबसे पहली कैबिनेट में यूसीसी कानून पास किया गया, जी, मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए वो कानून पास किया गया। उसके साथ ही साथ जो हमने अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर रिफ़िल करने की बात कही थी, उसको धरातल पे उतारा गया। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर ऊर्जा पॉलिसी स्वीकृत करी गई ताकि हम जगह-जगह पे सोलर ऊर्जा का, हमारे यहाँ बहुत अच्छा सोर्स है सोलर ऊर्जा का, उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करके लोगों को रोज़गार से भी जोड़ा जा सकता है, उसमें सब्सिडी के माध्यम से, होम स्टे के माध्यम से। लगातार ये सरकार जो है 3 साल में जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। जनता को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए, मातृशक्ति को रोज़गार से जोड़ने के लिए और पलायन का दर्द रोकने के लिए ये सरकार समर्पित है, और उसकी 3 साल के कार्यकाल को मैं पुष्कर सिंह धामी जी के बहुत ही अच्छा मानूँगा।
जिसने उत्तराखंड को आगे बढ़ाया। अब कल आप देखिए डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया है, जी। उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पोजीशन पर है पूरे देश में। तो ये दिखाता है कि जो पॉलिसीज़ पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बनी है, वो कहीं न कहीं पूरे देश को प्रभावित कर रही है। सर यूसीसी आप लेकर के आए, कितना फ़ायदा यूसीसी का मानते हैं आप? उत्तराखंड पहला राज्य भी है लागू करने वाला। नहीं देखिए, यूसीसी संविधान, हमारा संविधान जो है वो कहता है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। जी। मैंने जब सदन के अंदर अपना वक्तव्य रखा था यूसीसी की डिबेट में, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि कब तक वेट करेंगे। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। बाबा भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था यूसीसी लागू होना चाहिए। संविधान में उसके प्रोविजंस किए गए। बहुत सारे बार सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के डिसीजन है जिन्होंने कहा कि भाई सेंटर को करना चाहिए, देश की इंटीग्रिटी और देश को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है, मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने इस विधेयक को टाला, सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए। जी। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये कड़ा फैसला उन्होंने लिया है मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, उत्तराखंड की मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म और जाति से हो। सबका सम्मान होना चाहिए। कोई भी कानून किसी भी धर्म का अगर महिला को प्रताड़ित करता है तो वो उत्तराखंड में उस कानून को नहीं सहा जाएगा। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रदेश सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी को भी। और उम्मीद करूँगा कि जो विधेयक हमने पास किया है, जी। जो कानून हमने बनाया है, उसको दूसरे प्रदेश भी स्टडी करके अपने स्टेट में लागू करेंगे। सर पशुपालन मंत्री रहते हुए लंपी वायरस आया एक, जिसको आपने बड़े करीब से भी देखा और किस तरह से आपने उसको मोर्चा संभाला और अब किस तरह के हालात हैं? देखिए, एमपी वायरस 2022 और 2023 में उत्तराखंड में पूरे देश में ही फैला। उत्तराखंड में भी इसकी हमने काफ़ी मार झेली है। और हमारे यहाँ पर मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पूरे कर्मचारियों को, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, एलईओज़ हैं, हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन बहुत कम थे। जी। पर्वतीय क्षेत्र बहुत दुर्गम क्षेत्र है, हमारे दुरुस्त क्षेत्र हैं, हमारे पास लोग कम थे, हमारे एलईओज़ कम हैं, हमारे डॉक्टर्स कम हैं। उसके बाद भी पूरे देश में नंबर 1 स्टेट लंपी वायरस में अगर किसी ने काम करके दिखाया तो वो उत्तराखंड सरकार ने करके दिखाया, उत्तराखंड के हमारे विभाग ने करके दिखाया। हमने 97% हमारे यहाँ पे रिकवरी थी। 1.6 या 1.7% हमारे यहाँ डेथ रेट थी। और लगातार तो चाहे वो 2022 हो, चाहे 2023 हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमको रिकॉग्नाइज़ किया कि लंपी वायरस में उत्तराखंड का काम बहुत अच्छा रहा। अभी भी हमने उसको आराम से, हम नहीं बैठे हैं, हमको पता है लंपी वायरस कभी भी फैल सकता है। तो हमारे लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहे हैं पूरे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में। फुट एंड माउथ डिजीज़ के चल रहे हैं हमारे वैक्सीनेशन, ताकि आगे अगर लंपी वायरस आता भी है तो हमारे पशुओं की हानि ना हो पाए। जी। सर चारधाम यात्रा भी प्रदेश में लगातार जारी है और हमने देखा कि पिछले साल जब चारधाम यात्रा चल रही थी तो घोड़े खच्चरों के साथ भी बर्बरता के केस आए थे। जिसके बाद आपने कुछ कानून भी बनाए और साथ ही सतर्कता भी बरतने को लिए बोला था आपने। क्या कुछ आदेश आपकी तरफ से दिए गए थे? देखिए, बहुत सही कहा आपने कि घोड़े खच्चर जो है वो हमारा चारधाम यात्रा में, स्पेशली केदारनाथ में और हमारे यमुनोत्री धाम में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन कराने में। जी। और 2022 में जब पहली बार मैंने ये विभाग ज्वाइन किया था तो बहुत सारे वीडियो सामने आते थे क्रूरता के। डेथ रेट बहुत हाई थी और उनके साथ उनके उनके पास रहने की जगह नहीं थी। थकान से बहुत घोड़ों की डेथ होती थी, कॉलिक से बहुत घोड़ों की डेथ होती थी, क्रूरता से डेथ होती थी। और इसको हमने बहुत सीरियसली लिया। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर होने के बाद अगर मैं अपने घोड़े खच्चरों का ध्यान नहीं रख पाऊँ तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक ब्लॉट होता मेरे ऊपर। तो मैंने लगातार 22 में मैं खुद गया, केदारनाथ यात्रा ट्रैक करके भी आया। जी। 23 में मैं खुद गया, वहाँ पे ट्रैक करके आया, जंगल चट्टी तक मैंने ट्रैक करके हालात देखे और हमने कुछ चेंजेस किए। अहम चेंजेस जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले वहाँ पे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट बहुत कम होते थे। तो पिछले साल हमने 6 डॉक्टर्स अपॉइंट किए। इस साल हमने 1 डॉक्टर और बढ़ा के वहाँ पे 7 डॉक्टर दिए। पहली बार केदारनाथ यात्रा में हमने एक जॉइंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी पोस्ट किया जो पूरा ओवरसी करेगा यात्रा के घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता ना हो। हमने वहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाई जो जिसका काम सिर्फ ये था कि वो पूरे यात्रा रूट में ये देखेगा कि वहाँ पे घोड़े खच्चरों के ऊपर कोई क्रूरता ना हो, घोड़े खच्चरों के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, उनको आराम करने का समय दिया जा रहा हो, पानी पीने का समय दिया जा रहा हो। उसके लिए हमने 20 मेंबर की टास्क फोर्स 2023 में बनाई और 2024 में हमने 40 मेंबर की टास्क फोर्स उसको बनाई जिनका काम सिर्फ ट्रैक रूट को मॉनिटर करना था। इस साल भी जो मेरे पास लास्ट अपडेट है
कि हमने लगभग 3 एफआईआर अभी तक कर चुके हैं जी। और लगभग 240 या 50 हमने चालान कर दिए हैं। देखिए विशाल जी, फ़र्क कैसे दिखता है कि जब हम 2022 में थे तो रोज़ कोई ना कोई वीडियो आ रही थी जी। क्रूरता की। 23 में हमारी डेथ्स कम हुई, वीडियोज़ कम हुए। 24 में जब इस बार हमारे पास 65% ज़्यादा यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, 9.5 लाख के ऊपर श्रद्धालु ने केदारनाथ यात्रा करी है। लेकिन अभी तक आप लोग रोज़ प्रेस में आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कोई क्रूरता की ना वीडियो सामने आई है। हमारी डेथ रेट इस पहले 2 महीने में यात्रा के, जो पिछली बार 97 थी, वो कम होके इस बार 45 पे रह गई है। जी। उसमें से भी 2-3-4 घोड़े ऐसे हैं जो नीचे गिर गए थे, इतनी भीड़ होने के कारण रेलिंग से नीचे गिर गए, कुछ के ऊपर पत्थर ऊपर से आके गिरे, तो उनकी डेथ हो गई। लेकिन एक कोशिश हमने करी है कि घोड़े खच्चरों को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, क्रूरता ना हो, उसके लिए थोड़ा हम स्ट्रिंजेंट नियम भी हमने बनाए हैं। और मेरा जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, आपके माध्यम से उनसे भी निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये यात्रा में अगर हम करुणा नहीं है तो यात्रा भी नहीं है। जो घोड़े खच्चर आपकी यात्रा पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं, उनके ऊपर क्रूरता ना करिए, उनका ध्यान रखिए और उनके ऊपर क्रूरता ना हो, इसके ऊपर थोड़ा-सा अपना आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। सर, एक भू कानून को लेकर के भी आपका कमेंट चाहेंगे। भू कानून को लेकर के आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से लगातार डिमांड बढ़ी है उत्तराखंड में कि भू कानून आना चाहिए? देखिए, भू कानून के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बहुत बार वक्तव्य दे चुके हैं। कमेटी का फॉर्मेशन भी हुआ है, कमेटी मुझे विश्वास है अपना रिपोर्ट देगी और जो भी उत्तराखंड के हित में है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड की सरकार जनता की सरकार है, जनता से चुनी हुई सरकार है और जनता की भावनाओं का समावेश करने में हम विश्वास करते हैं। यूसीसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि जब यूसीसी कानून हमने बनाया, तो हमने सीधा-सीधा सरकार का मेजॉरिटी होने का फ़ायदा नहीं उठाया। हमने 2 साल लगे हमको यूसीसी कानून को सदन में लाने के लिए। जी। जनता के बीच गए, जनता की राय ली, जनता की राय समावेश करी। तो ये जनता की सरकार है और जनता जैसा चाहती है, ये सरकार उसका सम्मान करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भू कानून के ऊपर उन्होंने कमेटी बनाई है। जब उसकी रिपोर्ट आएगी और कैबिनेट में उसकी चर्चा होगी तो ज़रूर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अगर उत्तराखंड की माँग है भू कानून, तो ज़रूर उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड की सरकार चिंता व्यक्त करेगी। धन्यवाद सर, खास मुलाकात में हमसे बातचीत करने के लिए। सौरभ बहुगुणा जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर आज हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की भी बातें बताई और अपने कार्यकाल की भी बातें बताई। खास मुलाकात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। नमस्कार।